यह कहानी एक युवा संजय की है जो अपने गांव के पिंपल के पेड़ के नीचे उतारा रखने की जिम्मेदारी लेता है। उतारा एक प्रकार का टोटका है जिसे स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आत्माओं को शांत करने के लिए किया जाता है। संजय इस काम को हिम्मत से करता है, परंतु जब वह उतारा रखने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो उसे किसी अनजानी शक्ति का एहसास होता है। उसे भारी डर का सामना करना पड़ता है और यह डरावना अनुभव उसे यह सिखाता है कि गांव की पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों का पालन करने में कितनी हिम्मत और सावधानी की जरूरत होती है। कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुने। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें। पैर में कुछ घुस गया है। क्या गुस्सा है ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो गुस्सा है ये पक्का है। बहुत दर्द हो रहा है पर रुकने से काम नहीं चलेगा। नहीं, आनवानी नहीं। पैर में चप्पलें पहनी है लेकिन घिसते घिसते एड़ी के नीचे चंद्रकोर बन गई है। उसी में से कोई पत्थर चुभ गया है, पर चीखने से काम नहीं चलेगा और बोलने से भी काम नहीं चलेगा। जो भी बोलना है मन में ही बोलना है। रास्ता बहुत सुनसान है। रास्ता कैसा और सुनसान कैसा? खेतों से गन्ने की ढुलाई करने वाले ट्रैक्टरों, बैलगाड़ियों ने आ जाकर जो कच्चा रास्ता बनाया है, कीचड़ में धंसे पहियों ने दबाई हुई जमीन और बीच में उगा हुआ छोटा छोटा घास। आमतौर पर दिन में यहां से नदी पर कपड़े धोने जाने वाली महिलाएं और खेतों में काम करने वाले कुछ लोग ही आते हैं, तो इतनी रात को कौन आएगा? रात भी काफी हो चुकी है। मतलब जब घर से निकला था तब 11 बज चुके थे। ये बारिश के दिन भी है। हाथ में थैली की पकड़ मजबूत पकड़ी है और उसी हाथ में मोबाइल का टॉर्च जलाया हुआ है। उसके सफेद बल्ब की रोशनी में रास्ता दिख रहा है। जब मुख्य सड़क पर था तब कुछ नहीं लगा, लेकिन अब थोड़ा डर लग रहा है। थोड़ा मतलब काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये 5-7 फुट का कच्चा रास्ता, चारों तरफ कमर तक बढ़ा हुआ घास और दोनों तरफ घनी झाड़ी। और जैसे ही कीचड़ में पैर पड़ता है तो धीरे धीरे पैर बाहर निकालकर जमीन पर पटकना पड़ता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। धीमी हवा चल रही है और हवा का कोई बड़ा झोंका आता है तो वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की काली घनी आकृतियां एक धीमी लय में हिलने लगती हैं, जैसे सिर हिलाकर अपनी तरफ आने का इशारा कर रही हों। पहले तो मजा आ रहा था, लेकिन अब इस पूरे वातावरण का डर लग रहा है। माथे पर जमा होने वाले पसीने की बूंदें और हर पल बढ़ती हुई दिल की धड़कनें मुझे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। और इसके ऊपर ये भयानक काली रात। मतलब ये रोज होती है, लेकिन आज इसकी भयानकता पूरी तरह से महसूस हो रही है। असल में मुझे एक जगह पहुंचना है, मतलब साथ में जो सामान है वो एक जगह देना है। देना नहीं बल्कि रखना है। गांव के बाहर जो नदी बहती है उसके किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ है। वैसे नदी किनारे झाड़ियों की काफी भीड़ है, लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी खाली जगह है। वहीं पर यह सामग्री रखनी है, ऐसा कड़ा निर्देश दिया गया है। वहीं कोई मेरा इंतजार कर रहा है, उस जगह पर जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। सामग्री मतलब क्या? तो देखिए, दाएं हाथ में बांस की छोटी छोटी लकड़ियों से बनी ये छोटी सी टोकरी है। उसमें सफेद चावल और उस पर बिखरा हुआ गुलाल, वही जो जीत के बाद चेहरे पर लगाते हैं और मृत्यु के बाद छाती पर डालते हैं, वही गुलाल। बाएं हाथ में एक कपड़े की थैली जिसमें देसी शराब की बोतल और अच्छे मसालों के साथ तैयार किया गया मटन है, जिसे पलाश के पत्तों में लपेट कर रखा गया है। उसकी लाजवाब खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। वैसे इस खुले वातावरण में खुशबू नहीं आ रही है, पर मटन मैंने ही भरा है, इसलिए। और भी 1-2 पोटलियां हैं जिसमें काली हल्दी और कुछ काले दाने हैं, जो वहां पहुंचने पर उस जगह पर रखने हैं। 1 मिनट ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। शायद मेरा पीछा हो रहा है, पर सख्त हिदायत है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसलिए क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे आने वाले की आहट साफ महसूस हो रही है, पर पीछे देख नहीं सकता। मुझे कहा गया है कि मुड़कर नहीं देखना है और बोलना भी नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूं? मतलब
बोलना नहीं ऐसा कहा गया है, फिर भी मैं बड़बड़ कर रहा हूं। पर मेरी ये बड़बड़ाहट मन ही मन में चल रही है। मन ही मन में बोलना शायद चलता होगा, क्योंकि मन में वैसे भी हजारों विचार आते रहते हैं। पर कोई आ रहा है पीछे से, मुझे महसूस हो रहा है कि इस रास्ते पर मैं अकेला नहीं हूं। पर कोई नहीं होगा। इतनी रात को कौन यहां आएगा? पर हो भी सकता है। मतलब मैं ये सामग्री रख रहा हूं या नहीं, ये देखने के लिए कोई आया है, या जिसके लिए ये सामग्री है वही पीछे आ रहा है, ये देखने के लिए कि मैं गलती से उसमें से कुछ निकाल तो नहीं रहा हूं। खैर, मुझे अपना काम खत्म करके जल्दी वापस जाना है, क्योंकि मेरे पेट में भी चूहे भूख से झिंग झिंग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या और क्यों लेकर निकला हूं। बताता हूं। ऐसा हुआ कि पिछले 1-2 हफ्तों में, मतलब गणेश चतुर्थी से पहले, पड़ोस के छोटे बच्चे अपनी अपनी माओं के साथ नदी पर आए थे। अब सारी महिलाएं कपड़े धोने में मग्न थीं और बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे। उसमें मखदूम की छोटी प्रांजल भी थी। काफी समय हो गया पर वो कहीं दिख नहीं रही थी। सबको लगा बच्चे घर चले गए होंगे, वो भी चली गई होगी, पर वो गायब थी। सभी महिलाएं कपड़े समेटकर घर आ गईं, पर लड़की कहीं दिखी नहीं। फिर क्या हंगामा मच गया। इधर उधर ढूंढा गया, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी चौगुल्ले का छोटा निक्कू, मतलब निखिल, उसने कहा कि नदी के पास खेलते समय उसने देखा कि प्रांजल छुप गई थी और फिर वापस नहीं आई। फिर क्या, शाम को 6 बजे सब नदी किनारे, वो मिली पर बेहोश, उसी पीपल के नीचे घर लाए। बिस्तर पर शांत पड़ी थी। उसके दादा ने चेहरे पर पानी डाला तो वो होश में आई। मैं पास ही खड़ा था। उसने फौरन आंखें खोली और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। झटके से उठकर बैठ गई और वहां जमा हर एक पर नजर गड़ा दी। चेहरे पर बिखरे हुए बाल और खून से भरी आंखें। वो 7-8 साल की मासूम लड़की पर दिल को दहला देने वाली तेज नजर, गरजती हुई सांसें और बिस्तर को कसकर पकड़े हुए हर किसी को भूखी शेरनी की तरह देख रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। देखिए, अब भी याद करने पर सिहरन हो रही है। उसे ऐसे देखकर सबको ही पता चल गया कि कुछ अलग है। हम वहां से बाहर निकल गए और 4 दिन तक शाम को चौपाल पर यही चर्चा चलती रही। 8 दिन ऐसे ही बीत गए। उस रात मंडल के सभी कार्यकर्ता गणपति का स्टेज तैयार कर रहे थे। 11 बज गए होंगे। मखदूम का घर स्टेज से चिल्लाने की दूरी पर था। अचानक एक औरत की चीख से हम सभी चौंक गए। आवाज की दिशा में देखा तो मखदूम के घर की लाइट्स तेजी से जल उठी और फिर वही चीख कानों में पड़ी। हम दौड़ कर गए और दरवाजा खटखटाने लगे। उनके दादा ने दरवाजा खोला, लेकिन वे भी कांप रहे थे। उन्होंने अंदर के कमरे की ओर इशारा किया तो हम दोनों अंदर घुसे। प्रांजल की मां बेहोश जमीन पर पड़ी थी और उसके पिता स्तब्ध होकर बाईं तरफ के लैंप की ओर देख रहे थे। हम कुछ बोलने वाले थे कि मेरी भी नजर उधर चली गई और मैं भी 2 कदम पीछे हट गया। प्रांजल, उसके शरीर पर सफेद फ्रॉक था और बिखरे हुए बाल चेहरे पर फैले थे। लैंप के पास बैठी थी, पैर नीचे लटकाकर आगे पीछे झूल रही थी और उसकी क्रूर भेदती नजर हम में से हर एक पर पड़ रही थी। पाटिल का अतुल और मैं ही आगे बढ़े थे। मतलब हम में हिम्मती तो अतुल ही था। मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं। मुझे वैसे डर नहीं लगता, पर थोड़ा डरता हूं, बस इतना ही। मैं वहीं खड़ा था कि थोड़ी देर पहले की चीख से जागे हुए आसपास के घरों के लोग अंदर आ गए। वो हर किसी को देख रही थी, बहुत गुस्से में, जैसे बेकाबू हो गई हो। किसी पर झपट कर उसका गला दबा दे, ऐसे उसके हाव भाव। हर किसी को देखते हुए जोर जोर से पैरों को झुलाने लगी। प्रांजल कहकर उसके पिता ने आवाज दी तो उसने झटके से पैरों की हलचल बंद कर दी और सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। पूरा 1 मिनट तक हर जगह एकदम शांति थी। हर कोई लैंप के पास बैठी प्रांजल को ही देख रहा था और अचानक उसने जोर से चीख मारी, पर वह आवाज अलग थी, खुरदरा, जैसे कोई कर्कश आवाज वाला और भारी भरकम शरीर वाला आदमी गुस्से में पागल होकर चिल्लाए, ऐसा वह आवाज था। उस आवाज से वहां मौजूद हर किसी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। प्रांजल के साथ क्या हुआ होगा? प्रांजल को किसी ने जकड़ लिया होगा। देखते हैं अगले भाग में
हर दिन भूत की कहानियां सुनने के लिए केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वो हर किसी को देख रही थी, बहुत गुस्से में, जैसे बेकाबू हो गई हो। किसी पर झपट कर उसका गला दबा दे, ऐसे उसके हाव भाव हर किसी को देखते हुए जोर जोर से पैरों को झुलाने लगी। प्रांजल कहकर उसके पिता ने आवाज दी तो उसने झटके से पैरों की हलचल बंद कर दी और सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। पूरा 1 मिनट तक हर जगह एकदम शांति थी। हर कोई लैंप के पास बैठी प्रांजल को ही देख रहा था और अचानक उसने जोर से चीख मारी, पर वह आवाज अलग थी, खुरदरा, जैसे कोई कर्कश आवाज वाला और भारी भरकम शरीर वाला आदमी गुस्से में पागल होकर चिल्लाए, ऐसा वह आवाज था। उस आवाज से वहां मौजूद हर किसी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस स्थिति में क्या करे यह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन मेरे सामने खड़े अतुल ने उसे धीरे से पकड़ लिया। पास के जोशी काका वहीं थे। उसे बिस्तर पर लिटाकर हम बाहर के हॉल में बैठ गए। तब तक उसकी मां भी होश में आ गई थी। जोशी काका ने उसकी मां की ओर देखा। तुझे कहा था ना लड़की को नदी किनारे की बाधा लगी है। काका थोड़ा गुस्से में बोले, लेकिन उनको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं क्या करूं। प्रांजल की मां नीचे बैठते हुए दीवार से सिर टिकाकर रोने लगी। तब काका ने अपनी नजर उसके पिता यानी रमेश की ओर घुमाई। क्या रे, तुझे समझ नहीं आता? तेरे पिता ने कभी मेरा कहा नहीं टाला और तू? रमेश ने सिर झुकाकर दीवार से टिका लिया और चुपचाप सुनता रहा। तब काका आगे बोले, 8 दिन पहले ही कहा था कि तेरा 7.5 ही चल रही है, गाड़ी ध्यान से चलाना, पैर टुड़वा कर बैठे हो। अब यह लड़की का। ए बूढ़े, एक खुरदरी आवाज ने सबको चौंका दिया। सबने बिस्तर पर सोई प्रांजल की ओर देखा, क्योंकि उसने जिस खुरदरी मर्दाना आवाज में चिल्लाया था वही आवाज थी, लेकिन वह तो शांति से सो रही थी। और फिर आवाज गूंजी, बूढ़ा हो गया है पर तेरा घमंड अभी भी नहीं उतरा। उस आवाज से वहां हर कोई हक्का बक्का रह गया। प्रांजल के पिता रमेश सिर झुकाए बैठे थे और भयंकर गुस्से में वे जोशी काका को बोल रहे थे। तब अतुल उन पर झपट्टा, क्या रे, तेरे पिता की उम्र के हैं, उन्हें ऐसे बोलता है, मस्ती छड़ी है क्या रे। तब अचानक रमेश ने सिर उठाया और वहां हर किसी का दिल धक से रह गया। लाल रक्तिम आंखें, चेहरे पर क्रूरता और आवाज में वह घर घर। रमेश तुरंत खड़ा हो गया। उसे देखकर दिल दहल गया। अतुल पीछे हट गया और मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर खिसकने लगा ताकि सही वक्त पर दरवाजा ढूंढना न पड़े। रमेश ने सामने खड़े अतुल की कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने साफ देखा अतुल के हाथ पांव ढीले पड़ रहे थे। वह बहुत डर गया था। मैं अतुल को पीछे खींचने लगा। तभी अपनी सारी ताकत जुटाकर अतुल ने रमेश को जोर से धक्का दिया। रमेश पीछे गिर गया और अतुल भी गिरता पड़ता किनारे हो गया, लेकिन कुछ कहे बिना दरवाजे की ओर दौड़ा और घर चला गया। अगर मैं भी वहां से गया होता तो अब तक यहां के लोगों का मुझ पर विश्वास सही साबित हो गया होता कि इसलिए मैं वहां रुक गया। क्या हुआ? रमेश होश में आते हुए हकलाने लगा। तब काका बोले, यह ऐसे ही घर के हर सदस्य में प्रवेश करता रहेगा। अमावस्या के पहले बताए गए सामान को तैयार कर उतारा को घर के हर सदस्य पर से उतार कर रात में पीपल के पास रखे पत्थर पर रखना होगा, तभी वह अपनी जगह वापस जाएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन कौन रखेगा? मेरी हालत ऐसी है, पिता की थोड़ी देर चलने से ही सांस फूल जाती है। रमेश निराश होकर बोला, किसी पड़ोसी मित्र से कहो। काका ने कहते हुए हम सब पर नजर दौड़ाई। मैं भीड़ में थोड़ा छुप गया। तभी खिड़की से अंदर झांक रहे सागर ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा, संजय, तुम छुपो मत, तुम्हें कोई नहीं कह रहा। सबको पता है कि तुम कितने बहादुर हो। हा 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 हा। हमारे सभी दोस्त हंसने लगे। 4 लोगों के सामने अपमान किया, नालायक ने। सच तो यह है कि 4 लोगों के सामने अपमान किया, इससे सच कुछ नहीं लगा। लेकिन वहीं जोशी काका की बेटी अस्मिता हाथ बांधकर खड़ी थी। उसके सामने मेरा, अब जरा नजरें मिलाने लगी थी। उस पर हमारे दोस्त उसे देखकर ही मेरा अपमान कर देते हैं। फिर गुस्से में मैंने भी कहा, मैं जाता हूं काका, क्या भूत से डरता हूं,
अस्मिता ने मेरी ओर देखकर भौहें उठाई। मैंने भी छाती फुलाकर बहादुरी का दिखावा करते हुए मुस्कुराया। उसने हाथ बांधकर अंगूठा उठाकर शुभकामनाएं दी। मन में मैंने कहा, बस जीत गया मैं। अब वह उतारा उस जगह पर क्या, कहो तो उस भूत को 2 निवाले खिलाकर भी आ जाऊंगा। पिछले हफ्ते गणपति विसर्जन हुआ तो रमेश और काका ने मुझे बुलाया। उतारा रखने का दिन और समय तय किया और अब इस उतारा को लेकर निकला हूं। सच कहूं तो यह सब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, लेकिन मजबूरी है। जिम्मेदारी ली है तो काम तो करना ही पड़ेगा। दूर से गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं और वह पीपल का पेड़ भी दिखने लगा है। हरे भरे पत्तों से घना भरा हुआ वह विशाल पीपल का पेड़। थोड़ी सी हवा की लहर आते ही पत्तों की सरसराहट दिल को धड़का देती है। कुछ दूरी पर पंचगंगा नदी बह रही है। नदी का पात्र भी पूरा भरा है। यह काली रात, उस पर यह निर्जन इलाका, इस शांत वातावरण में नदी की कलकल और नदी किनारे के घने पेड़ पौधों में रात के कीड़ों की किर्र आवाज दिल को सिहरन से भर देती है। नीचे कीचड़ भी बहुत है। उसमें चलते समय थोड़ा संतुलन बनाना पड़ रहा है ताकि पैर न फिसले। मेंढकों की बीच बीच में टर्राने की आवाजें जारी हैं। मतलब टॉर्च की सफेद रोशनी में ये मेंढक दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटे प्यारे, हाथ की हथेली में भी नहीं समाने वाले। पूर्णिमा हो चुकी होगी, लेकिन बादलों से भरे आकाश में चांद कहीं छिपा हुआ है। चलते समय रास्ते में आने वाले ये छोटे छोटे पौधे बाधा बन रहे हैं। उनमें से ही रास्ता निकालना पड़ रहा है। शर्ट में अटकने वाली कांटेदार शाखाएं जैसे आगे न जाने देने के लिए मुझे पीछे खींच रही हैं। हाथ अब दुखने लगे हैं। कितना बड़ा और भव्य यह पीपल का पेड़ है। कई दिनों बाद यहां आया हूं। क्या आपने कभी उल्लू देखा है? पीपल के पेड़ पर बैठा है। मतलब टॉर्च की रोशनी में उसकी भेदक नजर मुझ पर ही थी। यह ध्यान में आया, लेकिन बिना कुछ बोले, आसपास देखे बिना यह सामान उस जगह रखना है। सच तो यह है कि अब भी लग रहा है कि कोई आसपास है। इस घने अंधेरे में आसपास के झाड़ झंखाड़ में होने वाली सरसराहट सुनाई देती है। लगता है कि कोई जंगली जानवर छुपा हुआ है या कोई दूर से देख रहा है। छोड़ो, ये टोकरी सामने पकड़े हुए हूं और नीचे रखने के लिए जगह देख रहा हूं। नीचे कीचड़ से सनी जमीन पर सूखे पत्ते, पेड़ों की टूटी शाखाएं और जानवरों की गंदगी बिखरी पड़ी है। वैसे यहां बहुत से उतारे रखे हुए दिख रहे हैं। टॉर्च की रोशनी में आसपास बहुत सी खाली टोकरियां बिखरी हुई दिख रही हैं। साथ ही बीच में चीरा लगाकर कुमकुम लगाया हुआ यह पीला और पका हुआ नींबू, बिखरे हुए पाउच से फैले काले दाने, खाली बोतलें और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। खैर, ये टोकरी यहीं रखता हूं। हाँ, यहीं ठीक है। आंखें बंद करके प्रणाम करता हूं बाबा। जो भी है उसे हम हो गया एक बार में। चलो अब सीधे घर, पर पीछे मुड़कर नहीं देखना। 1 मिनट। पीछे पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल महसूस हो रही है। हाँ, जहां उतारा रखा है वहीं पीछे जैसे कोई बिल्ली अपने पंजों का सहारा लेते हुए खर्र करते हुए पेड़ से नीचे उतर रही है। जाने दो, पीछे नहीं देखना। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। हे भगवान, ये क्या? मटन की पोटली और यह रखने का याद ही नहीं रहा। अब क्या करूं? पीछे देखूं या दूर से ही फेंक दूं? नहीं, पीछे जाना ही पड़ेगा। पर अब ऊपर नहीं देखना, नीचे जमीन की तरफ देखते हुए पीछे मुड़ना है और यह रखकर यहां से दौड़ते हुए सीधा घर जाना है। हां, ऐसे ही करूंगा। नीचे देखते हुए पीछे मुड़ रहा हूं, पर दिल धक धक कर रहा है। बहुत डर लग रहा है यार। अरे ये क्या? ये टोकरी मैंने अभी रखी थी। भगवान, किसी ने गुस्से में फेंक दी हो जैसे उस टोकरी का चावल बिखरा पड़ा है सब जगह। 1 मिनट भी नहीं हुआ रखा और किसने किया यह? भगवान। आसपास के अंधेरे में नजर घुमाते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई यहां है। वही अनजानी शक्ति जो प्रांजल और उसके पिता पर हावी हो गई थी। मुझे पीछे देखकर वह शक्ति नाराज हो गई है। मतलब कोई है आसपास। हे मां, सस्य रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भय लग रहा है। सच में
जल्दी से यह मटन रखकर यहां से निकलता हूं। वह पत्थर कहां गया? हाँ, दिखा, यही वह काला पत्थर। उस पर ही यह मटन और बोतल भी रखता हूं। चलो, हो गया एक बार में। जल्दी से निकलता हूं। यह कांटेदार पौधा आते समय अटका था, अब जाते समय भी। आखिरकार शर्ट फट ही गया। एक सेकंड, कोई खड़ा है पीछे, और अब मुझे उसकी सांसों की आवाज भी महसूस हो रही है। रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं खुद को संभालते हुए चलने की रफ्तार बढ़ा रहा हूं, पर इस वापसी के रास्ते पर अब मैं अकेला नहीं हूं, यह पक्का है। हे भगवान, अब दौड़ना होगा, नहीं तो 1 2 3 दौड़ रहा हूं, पर कीचड़ से सने रास्ते पर पैर फिसल रहे हैं। हे मां, बुरी तरह गिर गया हूं। हाथ, पैर, शरीर सब कीचड़ में लथपथ हो गया है, पर न रुकते हुए नजर पीछे चली ही गई। हे भगवान, पीछे उस रास्ते पर ठीक बीच में कोई खड़ा है। एक साए जैसी वह काली मर्दानी आकृति, विशाल। इस भयानक अंधेरे में मुझ पर नजर गड़ाए हुए उसके लाल आंखें चमक रही हैं। वह कोई हरकत नहीं कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि वह मेरी तरफ बढ़ रहा है। हे भगवान, भागोस यहां से, नहीं तो मर गया। दौड़ते हुए सांस फूल रही है, पर रुकना नहीं है। दौड़ते हुए बहुत दूर आ गया हूं। अब वह पीछे दिखाई तो नहीं दे रहा। हस हस, मतलब वह अपनी जगह पर लौट गया। अच्छा हुआ मुख्य सड़क आ गई, पर शरीर बहुत भारी लग रहा है। हस मतलब जैसे पीठ पर भारी बोझ लेकर दौड़ रहा हूं, ऐसा लग रहा है। आ गया, घर पास आ गया, बच गया। भगवान, उपकार तुम्हारे। हस, अच्छा हुआ। हस, जोशीस काका। रमेश बाहर ही है। काकास काकास काकास। अरे संजू, धीरे, गिर जाएगा। रखा क्या ठीक से? हाँ काका, रखा। तुम्हारा शरीर तप रहा है रे, और आंखें। हम आखिरकार पीछे देख ही लिया ना, खुद का घात कर लिया। रमेश, अब इसका उतारा कौन करेगा? समाप्त। क्या आपने कभी या आप पर से कभी उतारा किया है? नदी, कुएं के पास, चौराहे पर, पुराने पुल के नीचे, तालाब के पास, किसी पेड़ के नीचे, खंडहर हवेली के पास, लकड़ी के संदूक में चावल, उस पर गुलाल या बीच में चीरा लगाकर हल्दी कुमकुम लगाए नींबू, उबले अंडे, मटन, बीड़ी, सिगरेट, पाउच में रखे चने आदि। इनमें से कुछ तो जरूर देखा होगा। यह देखते समय क्या महसूस होता है? अनदेखा कर दें, ध्यान से देखें, या इस पर मनमर्जी करें? कमेंट करके जरूर बताएं। आज की कहानी यही तक है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दें। अगर आपने पिछली बड़ी कहानी नहीं सुनी है तो कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर ऊपर आई बटन को दबाकर सुन सकते हैं।